नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी अगले हफ्ते में। कमोडिटी मार्केट के लिए कैसा रहा ये हफ्ता और अगले हफ्ते की तैयारी कैसे करें, अगले हफ्ते कहां होंगे कमाई के मौके, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और आप सवाल भी पूछ सकते हैं और आपके अगले हफ्ते से जुड़े हुए जितने भी सवाल होंगे तमाम सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी है, साथ ही दीपेन शाह हैं Stavent.com के, और एसएमसी ग्लोबल से हमारे साथ वंदना भारती जी हैं। आप तीनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश के इस वीकली एपिसोड में स्वागत है। चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले गोल्ड की चाल देखेंगे। हालांकि इस हफ्ते गोल्ड काफी रेंज में कारोबार करता दिखा। अगर उनके रेंज की अगर बात करें तो 50,500 से 51,800 के आसपास गोल्ड घूमता हुआ दिख रहा है। केडिया जी, क्या लग रहा है, जिस तरह के रेंज में फंसता हुआ गोल्ड दिख रहा है, अगले हफ्ते उम्मीद करें कि गोल्ड इस रेंज से निकलेगा और यहां पर अब एक बड़े एक्शन की उम्मीद कर सकते हैं क्या? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्ते। डेफिनेटली अगर हम देखें कल के जो अपडेट्स आए हैं, डेटा पॉइंट है और ऑलरेडी हमने फेड मेंबर्स की जो स्पीच देखे हैं, कहीं ना कहीं ये क्लियरिटी हो चुकी है कि इंटरेस्ट रेट आगे जाके बढ़ेंगे जरूर, पर उसका इम्पैक्ट प्राइजेस पे नहीं दिख रहा है। और उसी के तहत हमने देखा कि प्राइजेस $1850 के ऊपर निकल चुके हैं। 1850 के ऊपर हमें लगता है जो नेक्स्ट रेंज है वो 1870 से करीबन 1890 का लेवल है। डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने देखा 51,200 के ऊपर प्राइजेस अच्छे से होल्ड कर रहा है टाइम बिंग। तो मुझे लगता है जब तक प्राइजेस 51,200 के ऊपर मेंटेन है, 51,800 850 तक का नेक्स्ट लेवल है, वहां तक मिल सकता है। तो बिल्कुल अगले हफ्ते हम सोने में अच्छी तेजी देख पाएंगे, जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट है और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कंसर्न्स अभी भी बना हुआ है। तो सोने को लेके चलिए, 51,800 तक का एक जंप अगले हफ्ते तक देखने मिल जाएगा। वंदना जी, आप क्या सलाह देंगे अगर गोल्ड में अगले हफ्ते के लिए किसी को अगर पोजीशन बनानी है तो किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? विश्वमोहन जी, मैं यहाँ पे एग्री करती हूँ। रीजन भी है, यहाँ पे भले जियोपॉलिटिकल जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा यहाँ पे शेड हुआ था, लेकिन देखे तो जो लड़ाई का जो इम्पैक्ट है वो अब इकोनॉमिक डेटा पे दिख रहा है और जैसे जैसे इकोनॉमिक डेटा रिलीज हो रहे हैं वो एक निगेटिव इंडिकेशंस यहाँ पे दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा इग्नोर करेगा चाइनीज स्टोरी को कि वो फिर से एक बार लॉकडाउन को खोल रहे हैं और यहाँ पे वापस आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये इम्पैक्ट आने में टाइम लगेगा, तब तक एक इन्फ्लेशन का फायदा गोल्ड को मिलेगा। और यहाँ पे अगर 51,300 से ऊपर की क्लोजिंग अगर हो जाती है, आज के दिन में एक वीकली क्लोजिंग होती है, तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा इंडिकेशंस रहेगा, एक बुलिश इंडिकेशंस रहेगा यहाँ पे बाइंग के लिए। मैं यहाँ पे 51,000 पे बाइंग की सलाह दूंगी। मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट प्राइसेस जो है वो 52,000 से 52,200 तक भी आ सकते हैं नियर टर्म में, अगर एक बार क्लोजिंग ऊपर की हुई। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो भी करेक्शन आता है डिप पे बाइंग करने की सलाह रहेगी यहाँ पे। दीपेन, अगर अगले हफ्ते के लिए आपको चुनना होगा तो गोल्ड या सिल्वर, कहां आप दांव लगाने की सलाह देंगे? सबसे पहले तो शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद और इतना बढ़िया सवाल पूछने के लिए भी आपका धन्यवाद। लेकिन देखिए, दोनों चुनने की जगह पे अगर दोनों ही चुनेंगे तो ज्यादा बेटर रणनीति होगी, बिकॉज गोल्ड काफी समय से रेंज में रहा है और सिल्वर मोमेंटम दिखा रहा है। तो अगर आप गोल्ड को इस ब्रेकआउट आता है तो अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद उसमें भी बड़ी मूव आने की आशंका है और सिल्वर भी मोमेंटम कैचअप करके उसमें भी अच्छा खासा आपको तेजी देखने मिल सकती है। लेकिन अगर आप फिर भी एक ही अपॉर्चुनिटी देंगे तो आई थिंक गोल्ड ज्यादा बेटर होगा, जस्ट बिकॉज उसकी रेंज रहेगी तो नीचे सपोर्ट्स भी रहते हैं। तो मार्केट में अगर कोई अनटूवर्ड न्यूज आती है तो गोल्ड में थोड़ा सपोर्ट ज्यादा बेटर तरीके से सिल्वर के मुकाबले मिल सकता है। चांदी को लेकर केडिया जी क्या लग रहा है? चांदी के बहुत सारे दर्शक सवाल भी भेजते हैं, उनको लगता है कि किस तरह से चांदी करवट बैठेगी, 1 महीने 3 महीने हफ्ते भर का, तमाम तरह के सवाल आते हैं। तो अगर अगले हफ्ते के हिसाब से चांदी कैसी लग रही है और महीने भर के लिए कैसी लग रही है आपको? एज कम्पेयर टू गोल्ड हमने देखा चांदी काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग थी। हमने ये देखा कि गोल्ड सिल्वर रेशियो 89 तक का लेवल छुआ और अब मार्केट गिर के 85 आ गया। दैट क्लियरली शोज कि चांदी में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट में पिछले महीने भी हमने $22 का लेवल तोड़ते हुए जरूर देखा, बट प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहे। आज भी इस वक्त करीबन 2240 के ऊपर सस्टेन है और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है, क्योंकि कल हम लोग दोपहर में ये टाइम पे 2170 के आसपास थे और एक बड़ा जंप आया। तो एक तरह का ब्रेकआउट तो आ चुका है। शाम तक अगर ये समझो 2220 के ऊपर भी वीकली क्लोज दे देता है तो आई थिंक 2380 का टारगेट इंटरनेशनल में देखने मिल जाएगा। डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने देखा कि प्राइसेस 62,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था काफी टाइम। 62 200 300 का लेवल हम देख रहे थे, बट जिस वॉल्यूम के साथ कल के सेशन में मूव हुआ, आज भी मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। तो मुझे लगता है
कि प्राइजेस में थोड़ा भी पुल बैक 21,600 मिले तब भी, या करंट मार्केट से भी लेके चले तो इमीडिएट टारगेट अगले हफ्ते के लिए 63,800 का लेवल मिल रहा है। दूसरी तरफ हमने कॉपर में जिस ढंग से जंप देखा है तो वो इंडिकेट करता है बेस मेटल में भी बाइंग लौटते हुए दिखाई दे रही है, जिसका सपोर्ट चांदी पे भी मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है चांदी को करंट लेवल से भी लेके चला जाए या 61,600 तक का भी पुल बैक मिले, लेके चलिए। 63,800 का इमीडिएट टारगेट है जो अगले हफ्ते तक देखने मिल जाएगा। और लंबा व्यू भी लेके चले तो पहले भी 6 महीनों में हमने देखा है कि जब जब 60,000 से मार्केट ने पॉजिटिवली मूव किया है तो ऑन एन एवरेज 7% की तेजी दिखाई है, जो 68,000 तक का लेवल दिखाता है। तो मुझे लगता है अगले 2 से ढाई महीने में 68,000 तक का लेवल भी दिखा दे, जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो बिल्कुल चांदी लेके चलिए। ओके, वंदना जी, आप किस तरह के लेवल देख रही हैं चांदी में, और अगर किसी को ट्रेड करना है तो क्या खरीद कर ही जाएं अगले हफ्ते के लिए भी? जी विश्वमन जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे बाइंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी और 62,800 ये एक रेंज था जहां से बार बार ये रेजिस्टेंस को फेस करती थी कमोडिटी और फिर वापस होता था नीचे का। इस बार मुझे लग रहा है कि मोमेंटम यहाँ पे स्ट्रांग है और डॉलर इंडेक्स में जो हायर साइड पे स्टेबिलिटी थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चनेबल है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक का तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन साथ में दिखा रहा है कि अगर लगातार इंटरेस्ट रेट हाइक करते रहे तो रिसेशन फियर भी यहाँ पे दिख रहा है सामने में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग में बने रहना चाहिए और एक बार अगर 63,000 से ऊपर की क्लोजिंग होती है तो मेरे ख्याल से ये इंडिकेशन फिर हायर साइड में ज्यादा आएगा और 64,200 ये एक लेवल रहेगा जहां तक मुझे लग रहा है कि चांदी को आना चाहिए अभी नियर फ्यूचर में। तो यहाँ पे बाइंग में बने रहे, कोई भी आपको लोअर लेवल बाइंग का मौका मिल रहा है वहां पे करिए। इनफैक्ट अगर कंफर्मेशन आता है 62,600 से ऊपर भी यहाँ पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल के लिए ये हफ्ता काफ़ी एक्शन से भरा रहा। हफ्ते की शुरुआत यानी पहले ही दिन यूरोपियन यूनियन ने जितने भी उनके यहाँ लीडर थे उनमें आपस में सहमति बन गई कि रूस से होने वाले क्रूड इंपोर्ट पर वो 90% तक सालांत तक पाबंदी लगा देंगे। लेकिन एक इनसाइट्स मार्केट से ये भी मिल रही है कि थर्ड पार्टी के जरिए या ट्रेडर्स के जरिए ऐसे पाबंदी लगाने वाले देश भी वहाँ से क्रूड खरीद रहे हैं, रशियन क्रूड खरीद रहे हैं। खैर ये तो अलग चर्चा हो गई, लेकिन ओपेक प्लस का भी फैसला आया इस हफ्ते। ओपेक प्लस के फैसले में अब उत्पादन जो इतना बढ़ाने का अनुमान था उससे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। जुलाई और अगस्त के महीने के लिए 6,48,000 बैरल रोजाना उत्पादन बढ़ाएंगे। तो ये तमाम बड़े फैक्टर्स है, लेकिन क्रूड में उस तरह की नरमी नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरह का सप्लाई डिसरप्शन पूरे ही मार्केट में है। ऐसे में दीपेन जी क्या लग रहा है, कच्चा तेल जिस तरह के उतार चढ़ाव भरे माहौल में अभी ट्रेडर्स को अगर जूझना पड़ेगा तो क्या करना चाहिए अगर किसी को ट्रेड करना है तो? आपने एकदम सही सटीक विश्लेषण दिया और एकदम सही बात आपने कही कि मार्केट में नरमी नहीं आ रही है, डिस्पाइट द फैक्ट के थोड़ी नेगेटिव न्यूज सुनने मिली। उसके पहले कल हमने काफी 200-250 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग भी देखी, लेकिन इवनिंग सेक्शन में पूरा रिकवरी देखने मिली है। तो इन लेवल्स पे इन जियोपॉलिटिकल अनाउंसमेंट्स के चलते हमारा मानना ऐसा है कि आप क्रूड ऑयल में पुट लेके चल सकते हैं अगले हफ्ते के लिए। और 9,000 के आसपास का जो पुट जो अभी 350 रुपए के आसपास मिल रहा है वो आप खरीद के चल सकते हैं। 226 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। अगर यहाँ से गिरावट आती है तो फिर से 300-400 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिल सकती है। वंदना जी, क्रूड पर आपका टारगेट क्या है अगले हफ्ते के लिए? विश्वमन जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि ओपेक ने ये तो कहा है कि उत्पादन वो बढ़ाएंगे, लेकिन सबको पता है कि उनकी जो स्पेयर कैपेसिटी है इस बार वो यहाँ पे कम है और हिस्टोरिकली देखा जाए तो हर बार वो अपने जो प्रॉमिस होता है उस पर खड़े नहीं उतरते, उतना प्रोडक्शन हो नहीं पाता है। तो बहुत सारे अभी हर्डल्स है यहाँ पे, तो इतना प्रोडक्शन मुझे नहीं लग रहा कि थोड़ा संभव है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि 21 में 96 मिलियन बैरल पर डे की डिमांड थी और इस बार सब कुछ के बावजूद भी, यहाँ वॉर के बावजूद यहाँ पे 100 मिलियन बैरल पर डे का एक डिमांड आउटलुक आया है। तो मेरे ख्याल से सप्लाई सिचुएशन थोड़ा सा टाइट है। 8400 से लेके 9400 ये एक मेजर रेंज है जिसमें क्रूड ट्रेड करेगा। लेकिन अगर अगले हफ्ते की बात करूं तो मुझे लग रहा है यहाँ पे प्राइसेस एक बार 8700 तक नीचे आएंगे, थोड़े से करेक्ट होंगे, यहाँ पे फिर से बाइंग की सलाह रहेगी। ऊपर में मुझे लग रहा है कि एक बार 9250 से ऊपर की क्लोजिंग होती है तो इनफैक्ट 9500 तक के जो लेवल्स है वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। इसके लिए जो स्ट्रैटेजी के लिए स्टॉप लॉस क्रिएट करना होगा 8350 8300 का। ओके, यानी अगर आपको खरीदना है तो गिरावट का वेट करें, 8,700 रुपए नीचे की तरफ आ सकता है, फिर वहां से खरीदारी की पोजीशन बनाएं। केडिया जी, आपको क्या लगता है, आपको भी लग रहा है कि ये मौका मिलेगा 8,700 या 8,500 भी नीचे की तरफ आ सकता है? अगर वो लेवल दिखे तो हम खरीद ले या हम अभी शॉर्ट पोजीशन में ही रहें?
बिल्कुल, जैसे वंदना जी ने भी कहा, एक ब्रॉडर रेंज बन चुका है, बट ब्रॉडर रेंज में थोड़ा और बड़ा लेना चाहता हूँ क्योंकि वॉलिडिटी काफी है। तो 8500 से 9500 का एक ब्रॉडर रेंज है, मार्केट इसी बीच में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ओपेक के मिड के लॉसेस रशिया ऑलरेडी दिखा चुका है। तो हाँ, हम 120 के करीब जाते हैं तो गवर्नमेंट्स के या काफी इकोनॉमी के कंसर्न्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से प्राइजेस में 112 तक का लेवल दिखा है, इसलिए दायरे में रहेगा। तो मुझे लगता है टाइमिंग एक करेक्शन देखने मिलना चाहिए अगले हफ्ते, जो 9200 के करीब मिले बेचे चलिए, 85-8600 तक का एक पुल बैक देखने मिलेगा। उससे ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग मत पकड़ के चलिए, बिकॉज अनलेस एंड कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज नहीं आता प्रोडक्शन को लेकर या सप्लाई को लेकर, आई डोंट थिंक प्राइसेस 85 भी तोड़ेगा। तो 85-95 ब्रॉडर रेंज है अगले हफ्ते के लिए, मुझे लगता है थोड़ा बिकवाली रहनी चाहिए, जो 85-8600 तक का पुल बैक दिखा सकता है। चलिए अब सवाल जवाब ले लेते हैं, इसलिए कि कई दर्शक सवाल भी भेज रहे हैं और अगले हफ्ते की रणनीति भी जानना चाह रहे हैं। क्रूड और नेचुरल गैस में अगले हफ्ते क्या करना चाहिए? ललित हैं राजसमंद से, इनका सवाल है। वंदना जी क्या करें क्रूड और नेचुरल गैस में? ललित, दोनों में स्ट्रैटेजी डिफरेंट रहेगी यहाँ पे विश्वमोहन जी। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी गिरावट पे 8700 पे यहाँ पे क्रूड को बाय करे, हल्का सा यहाँ पे एक अपसाइड आएगा 9250 तक का, उसको टारगेट रखे। स्टॉप लॉस यहाँ पे 8500 का होना चाहिए। लेकिन अगर नेचुरल गैस की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि मोमेंटम जो है थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड का है। 650 के करीब यहाँ पे एक मैं सेलिंग इनिशिएट करना चाहूंगी और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे की तरफ 635 तक आ सकते हैं। तो 15 रुपीज का मुझे फॉल लग रहा है। इसके लिए जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 657 तक का लगा के चलना होगा। और एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगी कि नेचुरल गैस में ऑलरेडी यहाँ पे बहुत फॉल आ गई है, थोड़ा सा मार्जिनल फॉल और आएगा। और जो शॉर्ट टर्म में जो बाइंग का वेट कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है कि अगले हफ्ते एक अपॉर्चुनिटी मिले फिर से बाइंग में जाने का। ओके, चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक है राज हैं राजस्थान से। सिल्वर और कॉटन दोनों में ही जाना चाह रहा है कि 3 महीने के हिसाब से कैसा लग रहा है, किस तरफ के मूवमेंट देखने को मिलेंगे? केडिया जी, किस तरह का मूवमेंट आएगा सिल्वर और कॉटन में 3 महीने में? देखिए, चांदी में इस हफ्ते में हमने देखा $22 का लेवल ब्रीच कर चुका है। क्रॉस फिगर के ये $22 कंटिन्यू मेंटेन रहे, जो ऊपर में मुझे लगता है कि अगर 2 से 3 महीने की बात करें तो मुझे 25 से $25.5 तक का इंटरनेशनल में लेवल दिखता है। जो डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो घूम फिर के 67-68,000 तक का एक पुल बैक रहेगा, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट पे मुझे लगता है थोड़ा स्पाइक्स ज्यादा रहेंगे। तो चांदी मुझे लगता है अगर 3 महीने का व्यू लेके चलते हैं और प्राइजेस कंटिन्यू जो करंट लेवल है इसके ऊपर मेंटेन रहता है तो 67-68,000 तक का लेवल आराम से मिल जाएगा। वहीं अगर कॉटन की बात करें तो यहाँ पे आपको व्यू मंथ ऑन मंथ थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए, बिकॉज एज ऑफ नाउ हम ये भी जानते हैं हमारे पास जो अवेलेबल स्टॉक है या ग्लोबल मार्केट में स्टॉक है वो उतने पर्याप्त नहीं है कि नए सीजन का माल आने से पहले हम पूरी डिमांड को फुलफिल कर पाए, जिसके चलते हमें लगता है तेजी कंटिन्यू रहेगी। बट सोइंग अगर हम मिसिसिपी और टेक्सास के जो आंकड़े आए हैं जहां पे 54% से ज्यादा की सोइंग हुई है और पिछले 5 साल के एवरेज के ऊपर है, जिसकी वजह से हमने कल प्राइजेस में गिरावट भी देखी। इस वक्त भी 140 सेंट के नीचे ट्रेड कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में भी ऐसा ही कुछ हाल है। मॉनसून काफी अच्छा है, जिसके चलते सोइंग अच्छी रहने की उम्मीद है, जो 12 से 15% का रकबा बढ़ सकता है, जिसको देख के प्राइजेस में गिरावट है। नो डाउट लोअर लेवल से बाइंग वापस लौटते दिखेगी, बट अगले 3 महीने के बजाय आप पहले 1 महीने का व्यू लेके चलिए, क्योंकि मानसून अच्छा है, सोइंग अच्छी है, जिसके चलते मुझे लगता है कि प्राइजेस 40,000 तक का एक बार पुल बैक दिखा सकता है और वहां से मार्केट में फिर से तेजी बनेगी, क्योंकि नया माल अक्टूबर से पहले आना नहीं है, शॉर्टेज क्रिएट रहेगा। तो एक एक महीने के रिव्यू करके चलिए, क्योंकि सीजन का टाइम है। तो मुझे लगता है टाइमिंग मार्केट पहला लेवल अगर हम बात करें तो 40-41,000 तक का लेवल मिलना चाहिए। चलिए अगले दर्शक है चिराग जैन है। चांदी का 1 महीने का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। दीपेन, क्या सलाह देंगे इनको, चिराग को? देखिए, जैसे मार्केट के निदेशकों ने और मेरे को पैनलिस्टों ने बताया है कि चांदी में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है और ब्रेकआउट लेवल्स के ऊपर अगर आते हैं लेवल्स अगले हफ्ते तो आई थिंक काफी अच्छी तेजी इन द सेंस के यहाँ से आपको 800-1000 पॉइंट अगले हफ्ते में और उसके बाद अगले 1 महीने में आपको 1500 से 2000 पॉइंट की तेजी देखने मिल सकती है। और 58,800 59,000 के आसपास हमने काफी अच्छा सपोर्ट भी देखा है मार्केट्स में। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ब्रेकआउट आने के पश्चात आपको 1500 से 2000 की पॉइंट की रैली अगले 1 महीने में देखने मिल सकती है। चलिए एक दर्शक है अशोक पटेल हैं गुजरात से। ग्वार की चाल आगे कैसी रहेगी? वंदना जी, टेक्निकली आपको ग्वार सीड कैसा लग रहा है यहाँ पर? मुझे लग रहा है कि ग्वार सीड यहाँ पे थोड़ा सा वीक ही रहेगा और जितने भी बार ये
अपसाइड जाने की कोशिश करी है, स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं देखी है विश्व मोहन जी। मैं इनसे सलाह दूंगी कि सेलिंग साइड में ही ये जून कॉन्ट्रैक्ट में रहे, 5950 के करीब एक बार सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। नीचे मुझे थोड़ा सा, अगर मैं पोजिशनल ट्रेड लूं तो मुझे लग रहा है कि 5400 तक के प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकते हैं, उसको टारगेट करें। 6150 का एक स्टॉप लॉस लगा के चले, और मुझे लग रहा है 5400 से 5500 ये एक जोन रहेगा जहां पे इसे थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड देखने को मिलेगा, तो उसको टारगेट करके सेलिंग करें। ओके, तो ये अशोक पटेल जी के लिए सलाह है। पवन अब हिसार हैं अगले दर्शक जिनका सवाल है, कॉटन केक का बॉटम क्या बन गया है पूछ रहे हैं, और अगला क्या टारगेट होगा कॉटन केक का। केडिया जी आपके फॉलोअर है, आपसे ही ये जवाब चाहते हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कॉटन सीड ऑयल के एज ऑफ नाउ एक कंसोलिडेशन जोन में है, जो 2700 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही 3050 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे सोइंग कैसी रहनी है इसके ऊपर रणनीति रहेगी, साथ में डेयरी इंडस्ट्री की डिमांड जो अभी मिल्किंग सीजन स्टार्ट होने से बढ़ेगी उसके ऊपर डिमांड रहेगी। तो मुझे अगले हफ्ते भर में या अगर 15-20 दिन की बात करें तो डेफिनेटली ये 2750 का रेंज जो है वो एक अच्छा खासा बेस क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे लेके चलिए 2800 पे भी करंट मार्केट लेके चल सकते हैं। अगले हफ्ते में 2950 तक का लेवल देख पाएंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी जो रहेगी वो एक बार मानसून का प्रोग्रेस और साथ में डेयरी इंडस्ट्री की डिमांड पे है, या टेक्निकली देखें तो 3050 का लेवल तोड़ने पे ही 3200 का लेवल फिर से दिखा दे, क्योंकि इसमें भी हम देखिए क्रॉप साइज हमारे पास जो स्टॉक है वो अक्टूबर तक का नहीं है, तो हो सकता है महीना 2 महीना मार्केट कंसोलिडेट करके जंप करे, बट जैसे हम सितंबर में पहुंचेंगे, अक्टूबर में अगस्त और सितंबर में पहुंचेंगे, यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी बनेगी, बट टाइमिंग 2950 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। अब अगला सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक है क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर पर राय जानना चाह रहे हैं। कॉपर पर दीपेन आपकी क्या राय होगी क्रिश के लिए? कॉपर काफी समय से कंसोलिडेशन में है, और अगर आप देखेंगे तो 838 840 के पास जाता है और फिर से 800 795 के आसपास आ जाता है। तो अगर आपको नेक्स्ट वीक में 795 792 के आसपास मिलता है कॉपर, तो वहां पे आप बाई करने की कोशिश करें विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 780, एंड ऑन द हायर साइड अपर एंड ऑफ द रेंज में 825 से 830 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, चलिए अगले दर्शक है मोहम्मद इस्माइल हैं जयपुर से। इनका सवाल एल्युमिनियम को लेकर है कि एल्युमिनियम में क्या करना चाहिए। एल्युमिनियम में वंदना जी आपने कॉल भी भेजी, तो आपसे ही मैं जानना चाहूंगा कि क्या करना चाहिए एल्युमिनियम में अगले हफ्ते। विश्वमन जी, एल्युमिनियम और क्रूड का यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, और यहाँ पे देखा जाए तो क्रूड प्राइसेस भी हायर साइड है, और एल्युमिनियम में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एशियन प्रीमियम जो है वो यहाँ पे कम हुआ था, तो फिजिकल बाइंग भी यहाँ पे बढ़नी चाहिए। 234 एक कंफर्मेशन आने दे, यहाँ पे टेक्निकल कंफर्मेशन, फिर यहाँ पे बाइंग करें। प्राइसेस मुझे लग रहा है ग्रेजुअली 245 की तरह जा सकता है, और नीचे आप 229 228 का एक जो स्टॉप लॉस है वो लगा के आप चल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बेस मेटल्स ऐसा काउंटर है जिसपे डिप पे बाइंग की ही सलाह रहेगी यहाँ पे। ओके, चलिए अगले दर्शक है जनक पटेल है, धनिया का आउटलुक जानना चाह रहे हैं, किसान है। केडिया जी, धनिया में इनको क्या सलाह देंगे आप, किसान हैं ये? देखिए, धनिया का आउटलुक तो काफी स्ट्रांग है, और किसान है तो मुझे लगता है इनको थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि एज ऑफ नाउ प्राइजेस में जो बड़ी तेजी आई थी उसके बाद एक कूल ऑफ है। अगर ये 3 से 4 महीने का व्यू लेकर होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली और अच्छे प्राइस मिलेंगे। टाइमिंग महीने भर में गिरावट बढ़ सकती है, जो 10,000 10,500 तक का भी लेवल दिखा दे, क्योंकि जो डिमांड या हम सप्लाई शॉर्ट की वजह से तेजी देखी थी वो अब कूल ऑफ होते हुए दिखाई दे रही है। बट जैसे हम जुलाई में एंटर करेंगे हम देखेंगे अराइवल मार्केट में समाप्त होते हुए दिखाई देंगे, और बारिश के चलते डिमांड भी थोड़ी बहुत इंप्रूव होगी, जो अगस्त सितंबर तक का अगर व्यू लेके चलते तो 13,500-14,000 का भी लेवल दिखा दे। बट अगर आपका व्यू छोटा है टाइम फ्रेम में तो बेटर है ये भाव पे निकल जाइए, नीचे में एक बार 10 10.5 तक मिले वो ज्यादा बेटर है। बट हाँ, अगर 3-4 महीना ले रहे हैं तो आराम से आप 14,000 के लिए वेट कर सकते हैं। ओके, चलिए योगेश जयपुर से हैं, 2 लॉट इनके पास कॉपर के हैं, 813 रुपए के भाव पर इन्होंने लॉन्ग पोजीशन बना रखा है। दीपेन क्या सलाह देंगे इनके पास कॉपर पर? हालांकि आपसे राय ली भी है, अगले हफ्ते क्या लग रहा है, क्या यहाँ तेजी कॉपर की बढ़ेगी अगले हफ्ते में? कह सकते हैं, तेजी नहीं कह सकते बिकॉज मार्केट रेंज में है, लेकिन जैसे हमने बताया कि 780 थोड़ा डीपर स्टॉप लॉस है, बट मार्केट वोलेटाइल है तो वो स्टॉप लॉस के अपनी पोजीशंस को होल्ड करे, जहां पे भी बाउंस बैक मिलता है क्योंकि पॉजिटिव अपसाइड रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा रेंज की वजह से, तो वहां पे अपनी प्रॉफिट बुक करके फिर से नीचे की तरफ बाई कर सकते हैं। चलिए एक दर्शक है गुगले हैं महाराष्ट्र से, इनका सवाल क्रूड पर है। 5 लॉट इन्होंने 9,024 रुपए पर बाई कर रखी है, क्या करना चाहिए केडिया जी इनको?
मैं कमोडिटी नहीं सुन पाया। उन्होंने 9,024 रुपए पर बाई कर रखा है 5 लॉट। ओके, देखिए कच्चे तेल में जैसे मैंने बताया कि मार्केट एक बड़े दायरे में शुक्रवार का सीन आज है और मार्केट सुबह से कंसोलिडेशन मूव कर रहा है। टाइमिंग मुझे लगता है कि एक बार इनको निकल जाना चाहिए, डोंट कैरी, बिकॉज सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी है और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं नो डाउट EU और रूस के बीच में जो सैंक्शंस है वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट करे, बट रिस्क फैक्टर ज्यादा है। तो बेटर है आज जो भी पोजीशन है वो आज काट के जाइए, कैरी मत कीजिए। मुझे लगता है अगर प्राइसेस समझो 8,950 का लेवल ब्रीच होता है तो एक फ्री फॉल जैसा सिचुएशन बन सकता है जो 8,600 का लेवल भी दिखा दे। तो बेटर है 8,950 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए, ये लेवल ब्रीच करता है तो एग्जिट कर लेना चाहिए, कैरी मत कीजिए अपना कोई भी पोजीशन अगले हफ्ते के लिए। ओके, अगले दर्शक हैं, चांदी पे सवाल है इनका, गूगले है महाराष्ट्र से, शॉर्ट पोजीशन है इनका काफ़ी, हालांकि ऊपर के भाव पे इन्होंने शॉर्ट किया है, 62,700 के ऊपर में शॉर्ट पोजीशन है। वंदना जी क्या सलाह देंगे आप गूगले जी को? अगर 62,700 पे यहाँ पे शॉर्ट है विश्वमन जी, तब तो इनकी पोजीशन फायदे में, और मैं ये कहूंगी क्योंकि ओवरऑल लग रहा है कि टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी हो सकती है अगले हफ्ते के लिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 62,500 62,550 के करीब एक बार प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, क्योंकि इवनिंग में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन आएगा और यहाँ पे एक मौका मिलेगा उन्हें डाउन साइड का, लेकिन इन्हें निकलना होगा। और मेरी भी सलाह ये रहेगी क्योंकि वीकली यहाँ पे पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड ना करें, हो सकता है कि मंडे के दिन हम हाई वोलेटिलिटी देखें यहाँ पे। अगले दर्शक भी चांदी पर भी है, चांदी पर ही सवाल पूछ रहे हैं, चेतन है इंदौर से, चांदी नीचे की तरफ किस भाव पर मिल सकता है? क्या लग रहा है दीपेन आपको, कितना नीचे चांदी खरीदना चाहिए, इनको इंतजार कर सकते हैं ये? देखिए डिप अगर आज इवनिंग सेशन में आती है, क्योंकि कंटिन्यू 4 सेशन से बढ़ा हुआ है तो एक आधा दिन डिप आ सकता है, एक आधा सेशन, लेकिन अगला हफ्ता थोड़ा पॉजिटिव ही लग रहा है। तो एनी डिप्स टुवर्ड 62, 300, 400 के आसपास आता है तो वहां पे उनको बाई करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, केडिया जी एक बार पवन का एक और सवाल आ रहा है कि 20 अगस्त तक आपको कैसा लग रहा है कॉटन केक? 20 अगस्त तक किस तरह के लेवल देखने को मिलेंगे कॉटन केक में? देखिए टोटली डिपेंड करता है इस बार हमारा मानसून और सोइंग कैसा रहना है। सोइंग 12 से 15% कॉटन की अच्छी रहेगी, बट डेयरी इंडस्ट्री की डिमांड भी अच्छी है। मुझे लगता है वर्स्ट टू वर्स्ट जो 2700 का लेवल देखा है ये टाइमिंग तोड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज दिसंबर वाइजा जो लॉन्च हुआ है वो भी ना प्रीमियम पे हुआ है पिछले साल के मुकाबले, जो सिग्नल देता है कि अगले सीजन की क्रॉप भी अच्छी मतलब प्राइस अच्छे रहने हैं। तो 20 अगस्त तक की बात करें तो पहला लेवल मेरा यही है 2700 से 3050, एंड वर्स्ट से वर्स्ट अगर डिमांड जुलाई में इंप्रूव होती है तो मुझे लगता है 3150 से 3200 तक का लेवल टाइमिंग दिखाई दे रहा है। और फंडामेंटल डे बाय डे चेंज हो रहे हैं तो प्लीज इसको 15 दिन से या महीने से इसको रिव्यू जरूर कीजिए। एक ही डेटा को लेकर आप 2-3 महीने का व्यू मत बनाइए, क्योंकि मार्केट में फंडामेंटल डेली अब जिस ढंग से मानसून है, कॉटन के प्राइसेस है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, ये डे बाय डे चेंज होते हुए दिखाई देंगे आपको। ओके, अगले दर्शक है अनुज हैं झांसी से, ये चांदी पर अपना नजरिया जानना चाह रहे हैं। केडिया जी चांदी पर क्या आपका व्यू है, अगले हफ्ते के लिए क्या लग रही, चांदी किस तरफ जा सकती है? अभी बताया कि $22 के ऊपर टेक्निकल चार्ट्स पे भी काफी अच्छा है। फंडामेंटली भी चाइना की एंट्री के बाद पूरे रिस्की एसेट्स में जो तेजी आई है वो चांदी को भी सपोर्ट कर रहा है। तो आई थिंक 62,000 के ऊपर होल्ड करना काफी स्ट्रांग है, आप बिल्कुल लेके जाइए। अगले हफ्ते इमीडिएट टारगेट मुझे 63,500 से 63,800 का लेवल लगता है, चांदी अच्छी रहेगी अगले हफ्ते। स्पाइसेस पर वंदना जी कोई टॉपिक है अगले हफ्ते, कुछ लग रहा है जहां पे ज्यादा एक्शन देखने की उम्मीद है? स्पाइसेस पे मुझे लग रहा है कि आज जो रिवाइवल यहाँ पे आया है ये यहाँ पे थोड़ा सा अगले हफ्ते कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि लगातार हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ देखा है, चाहे वो जीरा हो, टर्मरिक हो, यहाँ पे एक फॉल आया। मुझे लग रहा है यहाँ पे जीरे में बाइंग करके चलना चाहिए। 21,300 के करीब भी अगर बाइंग करते हैं तो मुझे लग रहा है कि अपसाइड एक बार 21,700 के करीब तक आ सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 21,200 का। तो इस कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि आज जो रिकवरी आई है वो अगले हफ्ते यहाँ पे थोड़ी सी कंटिन्यू हो सकती है। स्पाइसेस में आपकी टॉप पिक आज के लिए, अगले हफ्ते के लिए माफ कीजिएगा? डेफिनेटली अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो सभी कमोडिटीज में अच्छा है, बट डेफिनेटली मैं भी जीरे के साथ जाना चाहूंगा। जीरे में जिस ढंग से चार्ट्स के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट दिखाया है, मुझे लगता है 21,800 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। वॉलिटिलिटी बिल्कुल मेंटेन है, करंट लेवल से भी लेके चलिए 21,800, लेकिन हल्दी पे भी आप ध्यान रखिए क्योंकि हल्दी बार बार में 7,900 के लेवल से रिकवर करने की पूरी गुंजाइश दिखा रही है। तो हल्दी में मुझे लगता है कि 8,280 से लेके 8,400 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो हल्दी और जीरा ये दोनों को आप लेके चल सकते हैं।
केडिया जी, कैस्टर में क्या कॉल दे रहे हैं, क्या टारगेट है अगले हफ्ते के लिए? कैस्टर में मुझे लगता है 7750 का इमीडिएट टारगेट है। चाइना मार्केट ओपन है, कैस्टर ऑयल की डिमांड अच्छी रहेगी, एक्सपोर्ट डेटा भी हम देख रहे हैं धीरे धीरे इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कैस्टर में लेके चलिए, अगले हफ्ते 7750 का टारगेट रहेगा। दीपेन जी, आपके तरफ से एग्री मार्केट में कुछ टॉपिक है क्या अगले हफ्ते के लिए? जी, टर्मरिक पर ही ध्यान दे सकते हैं। 200 पॉइंट नीचे अगर यहाँ से आते हैं 7800 7850 के आसपास, तो काफी अच्छा सपोर्ट रहा है, उस पर बाई करने की कोशिश करनी चाहिए। टर्मरिक और जीरा दो टॉपिक आ रहे हैं तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से स्पाइसेस में। चलिए, वीकली राउंडअप को यहीं पे समेटने का वक्त हो गया है। शुक्रिया केडिया जी आपका, वर्ना जी आपका और दीपेन आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों के सवालों के भी जवाब दिए और पूरा आउटलुक भी समझाया कमोडिटी मार्केट का कि अगले हफ्ते कैसा ये बाजार रह सकता है। तो कमोडिटी अगले हफ्ते में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ चलता रहेगा। नमस्कार।